हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम टू चाणक्य कोचिंग गुरु। आज के इस सेशन में हम लोग मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अनदर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लगभग 130 क्वेश्चन हम लोग मनी एंड बैंकिंग के देख चुके हैं और आज के इस सेशन में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जहां पे आपके पास जो नंबरिंग है वो 131 से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोग कंप्लीटली किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी के अगर इन क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं, कंप्लीटली समझ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारियां होने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है इसके बारे में हमने पहले भी लेक्चर्स में बात कर रखी है, तो आपने अगर वो लेक्चर्स को अच्छे से नहीं देखा है तो आप उन सेशन को देख के अच्छे से समझ सकते हैं इस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो आपके पास में है। डायरेक्टली मैं आपके पास आंसर बता दूंगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप खुद से इसके आंसर्स देना चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके भी आंसर को दे सकते हैं और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो भारत का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और ये आपके पास में सिचुएटेड है मुंबई में, दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई। ठीक है, दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो आपके पास में इंडिकेटर है वो है आपके पास सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स, तो ये आपके पास में इंडिकेटर है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये आपके पास में, ना केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आपके पास में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सबसे बड़ा तो है ही है, लेकिन इसके अलावा सॉरी सबसे पुराना एक्सचेंज है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आप यहाँ पे थर्ड नंबर पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अब अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है, एक तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जिसका इंडिकेटर है आपका निफ्टी, एंड सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना हुई थी 1875 में, दलाल स्ट्रीट मुंबई में सिचुएटेड है और इसका जो इंडिकेटर है वो है सेंसेक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? जस्ट अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बताने की आवश्यकता है। यहाँ पे 1875 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की, मैंने अभी अभी आपको बताया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो इसको बनाने की जो स्थापना की गई थी, इसको बनाने की जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी नरसिम्हा समिति के द्वारा। ठीक है, नरसिम्हा समिति के द्वारा। आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1991 की नरसिम्हा समिति ने वित्तीय सुधारों के तहत एनएससी की सिफारिश की थी कि आपके पास फाइनेंशियल जो हमने रिफॉर्म्स लाने हैं उसके लिए एनएससी की इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, और ये जो समिति है 1991 में आपके पास में आई थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबी ने किस निष्क्रिय स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता समाप्त कर दी थी? सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता समाप्त कर दी थी? ठीक है, तो ये आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेबी ने आपके पास एमएसई पटना, ठीक है, एमएसई पटना जो है इसकी मान्यता रद्द कर दी थी, क्योंकि ये आपके पास में निष्क्रिय था, यानी कि कुछ खास काम आपके पास में कर नहीं रहा था। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपके पास में क्या होता है, इसकी हम कह सकते हैं कि मान्यता समाप्त कर दी गई थी सेबी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने ये भी याद रखनी है कि जो सेबी है ना, सेबी इनको मान्यता प्रदान करना और मान्यता समाप्त करने का काम करता है। सेबी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है आपके पास में सेबी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या कहलाता है? जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया है थोड़ी ही देर पहले जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके पास स्थापना 1875, इसका जो इंडिकेटर है वो है आपका सेंसेक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में सभी के सभी हैं। सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस ऑफ हाउ मेनी कंपनीज। तो यहाँ पे आपके पास में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 30 कंपनीज, यानी कि 30 कंपनियों के, 30 जो फेमस कंपनीज है उनके शेयर पर ये आधारित होता है आपका सेंसेक्स। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है? मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स है आपका बीएससी का यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और निफ्टी है आपके पास में एनएससी का यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसकी सिफारिश अभी अभी हमने पढ़ा कि नरसिम्हा समिति के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ओ टी सी ई आई क्या है? ओ टी सी ई आई क्या है? क्वेश्चन नंबर 138 है आपके पास में। आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं आपके पास यहाँ पे आंसर बता रही हूँ। ओ टी सी ई आई जो है आपके पास में भारत का एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, भारत का एक स्टॉक एक्सचेंज है। अगर इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवर द काउंटर काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओ टी सी ई आई की फुल फॉर्म है और भारत का एक स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1990 में, 1990 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सेंसेक्स कितनी कंपनियों पर आधारित होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो सेंसेक्स है आपका 30 कंपनीज के शेयर पर आधारित होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों पर आधारित है? अब देखिएगा बहुत ही आपके पास में क्वेश्चंस जो है ना, ये देखिए बीएसई का जो बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों कंपनियों पर आधारित है? द नेशनल इंडेक्स ऑफ बीएसई इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी कंपनीज। बीएसई का जो स्टॉक है वो आपके पास में हम कह सकते हैं 100 कंपनीज के प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि 100 बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को ये दिखाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा 100। चलिए अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर सिचुएटेड है? मैंने आपको बताया था बीएससी के बारे में जब हमने चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका बीएससी का स्टॉक, बीएससी जो है आपके पास में कहाँ सिचुएटेड है? आपके पास आपका दलाल स्ट्रीट में सिचुएटेड है, जो कि आपका दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142, डो जोन्स क्या है? ठीक है, अगर आप सभी को मालूम ना हो तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये जो डो जोन्स है ना, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है आपके पास। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निकी क्या है? निकी क्या है? निकी है आपके पास में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक, यानी कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। जैसे हमारे पास में बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स है ना, और निफ्टी का सॉरी निफ्टी है आपके एनएससी का, वैसे ही टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो है आपके पास में निकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो ये आपके पास में अभी अभी हमने बोला कि निक्की या निकई हम कहते हैं इसको, निकई। ठीक है ना, तो ये आपके पास में सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मतलब कि जो सही तरीके से आपके पास में मिलान किया गया है, कौन सा युग्म है आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड में आपके पास में एक्सचेंजेस दिए गए हैं और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं आपका जो भी सूचकांक वगैरह दिए गए हैं, तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो डो जोन्स है ये न्यूयॉर्क से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। और आपके पास में जो आपका FTSE 100 है, ये आपका लंदन लंदन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो हैंगसेंग है, ये आपके पास में हैंगसेंग सियोल से रिलेटेड नहीं है, ये हांगकांग से रिलेटेड है। ठीक है, हांगकांग से रिलेटेड होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित है मतलब पहला और तीसरा सही सुमेलित है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। डो जोन्स यूएस का प्रमुख स्टॉक इंडेक्स है। ठीक है, यूएस न्यूयॉर्क का प्रमुख स्टॉक इंडेक्स है। और हांगसेंग आपके पास में हांगकांग का प्रमुख इंडेक्स है। और आपके पास FTSE 100 लंदन स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बैंक 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना। इस तरीके से आप कह सकते हैं, विच इंडियन बैंक बिकेम द फर्स्ट टू रीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़। यहाँ पे आपके पास में आपको जानकर आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपका ICICI ऑप्शन में दिया गया है, HDFC बैंक दिया गया है, SBI दिया गया है, PNB बैंक दिया गया है। तो यहाँ पे जो HDFC बैंक है वो भारत का पहला बैंक था जिसने 1 लाख करोड़ से अधिक का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त किया था। ठीक है ना, इट मीन्स आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, HDFC बैंक। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। हु हैज द अथॉरिटी टू इशू पेपर करेंसी इन इंडिया। भारत में जो करेंसी जारी की जाती है, आप सभी को मैंने बहुत ही डिटेल में और बड़े अच्छे से समझा रखा है कि वो जो काम करती है, मॉनेटरी से सिस्टम से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे RBI आपके पास में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है कि 2 रुपए के ऊपर वाले नोट्स को पब्लिश करता है ये, लेकिन 1 रुपए के जो नोट्स थे वो आपके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 148 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। When was the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। भारतीय रिजर्व बैंक की आपको पता होगा कि स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1 जैन 1949 को ये नेशनलाइज हुआ था। यानी कि 1 जनवरी 1949 को ये आपके पास में नेशनलाइज हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ करेंसी डीवैल्यूएशन। बड़ा ही अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन है कि करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का कम कर देना, मुद्रा के मूल्यों का कम कर देना। ठीक है ना, अब करेंसी डीवैल्यूएशन किया जाता है क्यों, ताकि हमारी जो करेंसी है ना वो थोड़ी सस्ती हो जाए। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाए, और हमारी करेंसी की अगर वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब दूसरे देशों के जो लोग होंगे उनके लिए हमारी कमोडिटी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, सस्ती हो जाएगी, इसका मतलब एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज होंगे और इंपोर्ट हमारे कैसे होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए तो दूसरे देश का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा ना। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, इससे प्रीवियस वाला जो सेशन हुआ था हमारा मनी एंड बैंकिंग का ही, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है डीवैल्यूएशन के बारे में। एटलीस्ट वहां पे हमने 30+ क्वेश्चन थे जो हमने डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है, प्लीज वो वाली वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज वहां पे एक एक चीज मैंने आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझा रखी है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम डीवैल्यूएशन करते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन जब किया जाता है, तो उस समय निर्यात हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्सपेंशन, प्रसार हो जाता है निर्यात का। आयात हमारे कम हो जाते हैं, यानी कि संकुचन हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है हमारे आयात का। और आपके पास में हम कह सकते हैं कि आयात का जो प्रतिस्थापन है वो हम सब्सटीट्यूट करना हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आयात जब हमारी कम होंगे ना, आयात के कम होने का मतलब है कि दूसरे देशों से हम कम प्रोडक्ट मंगवाएंगे। अब कम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम ये चाहेंगे कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को अपने ही देश में खरीदें। ठीक है, जो प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगवा रहे थे उसको हम अपने ही देश में उत्पन्न करें। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब
ये जो इंपोर्ट कम हो जाएंगे दूसरे देशों से, इसका मतलब हमारे देश में इसकी फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट की, जो दूसरे देशों से पहले आता था अब नहीं आएगा, अब अपने ही देश में खरीदा जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इसका मतलब ए, बी और सी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्या है? वट इज मिंट बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। आप लोगों ने अगर इस सेशन को अच्छे से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में दो सेशंस करवाए थे। उसमें मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स आपको बताए थे, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स जब मैंने आपको डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं वहां पे क्वांटिटी में चेंज किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई कम या ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम आरबीआई के द्वारा जो काम किए जाते हैं ना, डायरेक्ट मेजर्स जो अपनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें से एक था आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। इसके साथ में बाकी थे जितने भी हमने रेट्स पढ़े थे ना, आपको याद होगा, रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, या इसके अलावा बहुत सारे रेट्स है जो हमने वहां पे देखे थे, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सरकारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री। मैंने बताया था कि जब आपके पास इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई जो है क्या करती है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कम करने के लिए बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। बॉन्ड्स को बेचेगी तो लोगों की जो मनी होगी वो आरबीआई के पास जाएगी, यानी कि इकोनॉमी में कम मनी बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी में पहले से ही पैसा कम है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी पहले से ही कम है, तो आरबीआई क्या चाहेगी कि भाई अब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, ठीक है। अब मनी की सप्लाई को बढ़ाया कैसे जाएगा? बॉन्ड, ये जो सरकारी बॉन्ड्स है इनको खरीद के, ठीक है। अब खरीदेगी सरकारी बॉन्ड आरबीआई तो लोगों को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड आएंगे आरबीआई के पास में और लोगों के पास में जाएगा पैसा। इट मीन्स आपके पास में क्या सिस्टम होगा यहाँ पे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है सरकारी बॉन्ड्स की खरीद एवं बिक्री। और ये क्यों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? किया जाता है आपके पास में आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास में, चीप मनी। चीप मनी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऐसी मनी जिसमें आपके पास में जो कि कम ब्याज दर पर आपको मिल जाती है, यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिल जाती है, वो हमारे पास में सस्ती मुद्रा कहलाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईएमएफ के अनुसार सदस्य देश को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के साथ साथ किस में? एज पर आईएमएफ रूल्स अ मेंबर कंट्री मस्ट डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन यूएस डॉलर एंड इन गोल्ड, ठीक है, एंड इन गोल्ड। हमने आपके पास में इस बारे में भी बात करी थी आपके पास कि गोल्ड और आपका जो भी ये सममूल्य मुद्रा रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास में क्या सिस्टम होगा आपका? आईएमएफ के सदस्य देशों से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के साथ साथ में किस में रखना पड़ता है? गोल्ड में रखना पड़ता है, ठीक है। गोल्ड चाहिए होता है आपके पास। और ये जो सिस्टम था आपके पास में इनिशियली हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब तो आपके पास में एसडीआर का टाइम है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब मुद्रा अधिक और वस्तुएं कम होती है तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अब देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सेस मनी है लोगों के पास में, ठीक है, मनी लोगों के पास में एक्सेस है, वस्तुएं कम है, यानी कि कमोडिटीज कम है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि सप्लाई आपके पास में, सप्लाई कम है और आपकी जो डिमांड है, डिमांड है वो आपकी ज्यादा है, ठीक है। अब डिमांड ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि डिमांड जब बढ़ती है तो कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, वस्तुएं महंगी होने लगती है, ठीक है ना। अब सामने वाले के पास उतनी वस्तु है नहीं बेचने के लिए, लेकिन हम डिमांड किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको तो यही लगेगा ना, बेचने वाले को, कि मैं जितना मर्जी प्राइस ले लूं, ले सकता हूँ, ये तो मुझसे ही कमोडिटीज को लेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी तो डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास में क्या हो जाएगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, और प्राइस को इंक्रीज होना ही आपके पास में क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में,
बैंक दर में परिवर्तन से किस पर प्रभाव पड़ता है? बैंक दर में जब परिवर्तन किया जाता है तो आप सभी को पता होगा कि बैंक दर में परिवर्तन से ऋण देने वाले पर आपका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऋण देने वाले पर आपका प्रभाव पड़ेगा। और बैंक दर ऑब्वियसली आई नो आपको पता होगा, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि जब आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लोन दिया जाता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका बैंक दर कहेंगे। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए लोन दिया जाएगा। और बैंक दर वह दर होती है जिस पर, ठीक है, ये देखिए अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इसके बारे में, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके पास सही हो जाएगा। जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। ओके, ये देखिएगा, बैंक दर में परिवर्तन से, हम एक्सट्रीमली सॉरी, ये ऋण देने वाले का नहीं होगा। ऋण देने वाले का मतलब है, ऋण तो कौन देगा आपके पास में, आरबीआई देगा लोन। किसको? कमर्शियल बैंक को। ठीक है, कमर्शियल बैंक को। इट मीन्स चेंज किस में आएगा बैंक दर से, ब्याज की बाजार दर पर चेंज आएगा, यानी कि आपके पास में मार्केट इंटरेस्ट रेट पर चेंज आएगा। अगर आरबीआई आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक्स को ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने लगेगा, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स भी आगे लोगों को जो है ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलेंगे। तो इसका मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र स्थानांतरण की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? जो कि जल्दी आपके पास में मतलब कि स्थानांतरित हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिखा वहीं पे मुद्रा चली गई। ठीक है, तो इट मीन इसको हम कहते हैं हॉट करेंसी। ठीक है ना, हॉट करेंसी यानी कि गर्म मुद्रा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के सिक्कों और नोटों को छोड़कर मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर, क्योंकि ये आपके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मनी जारी की जाती है वो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो इट मीन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति ने किस प्रकार की बैंकिंग संरचना का सुझाव दिया था? जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आपके पास जो नरसिम्हा समिति थी उसने 3 टियर स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। ठीक है, 1991 में, 1991 में ये समिति हमारे पास में आई थी और इसने जो है 3 स्तरीय संरचना की बात की थी। 3 टियर संरचना की यहाँ पे आपके पास बात की थी, जिसमें कि आपका इंटरनेशनल बैंक्स थे, नेशनल बैंक्स थे एंड लोकल रूरल बैंक्स शामिल थे। ठीक है ना, इंटरनेशनल, नेशनल एंड रूरल बैंक्स आपके पास में यहाँ पे शामिल थे। अगला है, सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? फ्रॉम whom डज द गवर्नमेंट टेक वेज एंड मीन्स एडवांसेस? ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आपके पास में किसके द्वारा लिए जाते हैं? अब देखो, जब गवर्नमेंट को जरूरत होती है ना पैसों की, तो हमने क्या कहा था, आरबीआई का एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है मतलब कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। तो इसका मतलब जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई के पास ही जाएगी, बाकी किसके पास जाएगी? ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक क्या है? वास्तविक मजदूरी दर को का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। व्हाट इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ रियल वेजेस? यहाँ पे अगर आपने सुना होगा कि जो रियल वेजेस होता है वो होता है नॉमिनल वेजेस बाय, जस्ट वन सेकेंड, नॉमिनल वेजेस बाय प्राइस लेवल। ठीक है, नॉमिनल वेजेस बाय प्राइस लेवल, ये होता है हमारे पास में रियल वेजेस। तो यहाँ पे आपके पास में देखिए, वास्तविक जो मुद्रा की वास्तविकता इस बात पर निर्भर करती है कि उस वेतन में वस्तु और सेवाएं कितनी खरीदी जा सकती है। कहने का मतलब ये है, मेरी बात समझिएगा, कि जो वेतन मिल रहा है ना मजदूरों को, ठीक है,
जो वेतन मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, उसमें हम कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद पा रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब है आपके पास में वास्तविक मजदूरी दर। मतलब आपका जो वेतन है, मान लीजिए किसी का वेतन 10,000 रुपीज है, तो 10,000 के अंदर वो कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद पा रहा है, उसको हम कहेंगे रियल वेजेस, ठीक है। तो रियल वेजेस का मतलब, अब देखो, खरीद पाना का मतलब क्या हुआ, परचेसिंग पावर से रिलेटेड हुआ ना, कि मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी कि कितनी चीजें खरीद पा रही है, ये हमारी वेजेस। मान लो आपकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज के अंदर आप कितनी वस्तुओं और सेवाओं को परचेज कर पा रहे हैं, वही हमारे पास में मुद्रा की जो ये वास्तविक मजदूरी दर है उसको निर्धारित करता है, ठीक है ना। चलिए, रिस्पॉन्स के अगला क्वेश्चन है आपके पास में, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट नेशनलाइज्ड, ठीक है। यहां पे देखिएगा, कॉर्पोरेशन बैंक है आपके पास, देना बैंक है आपके पास, फेडरल बैंक है, एंड आपके पास में विजय बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो फेडरल बैंक आपके पास में क्या है, प्राइवेट बैंक है, और ये आपका हम कह सकते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ठीक है। बाकी सभी के सभी नेशनलाइज्ड बैंक। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राष्ट्रीय आवास बैंक जो है ना आपके पास में आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड है, आरबीआई की सब्सिडरी है, इट मीन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सहभागिता नोट किससे संबंधित है। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सहभागिता नोट्स होते हैं, पी नोट्स जिसको कहा जाता है, ये विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि एफआईआई से रिलेटेड होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसका साइज डिक्रीज कर रही हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है। गिनी गुणांक का एक का मान आय में पूर्ण समानता को दर्शाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, यहाँ पे आपके पास में क्या दिखाया गया है, अब देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, जब हम गिनी कॉफिशिएंट की बात करते हैं ना, गिनी कॉफिशिएंट में हम क्या देखते हैं, गिनी कॉफिशिएंट हमारे पास में इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक उपाय है, जिसमें कि हम देखते हैं 0 से लेके 1 तक आपकी वैल्यू इसमें रहती है, ठीक है। अगर 0 वैल्यू होगी आपके पास, तो इसका मतलब वो पूर्ण समानता को दिखाएगा, यानी कि इक्वालिटी को दिखाएगा। अगर वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये पूर्ण असमानता को दिखाएगा, यानी कि परफेक्ट इनइक्वालिटी को दिखाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रही है कि गिनी गुणांक का एक का मान आय में पूर्ण समानता को दर्शाता है। बिल्कुल गलत बताया गया, क्योंकि पूर्ण समानता को कौन दिखाता है, शून्य मान दिखाता है, 0 मान दिखाता है, ठीक है। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ओनली सही हो जाएगा, केवल एक ही आपका सही है, ठीक है ना। यानी कि जब 1 होता है ना, 1, यहाँ पे देखिए, जब 1 होता है ना गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपके पास में जो सिस्टम आएगा वो आपके पास परफेक्ट इनइक्वालिटी की बात की जाएगी, वहां इक्वालिटी की नहीं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचारों में MCX SX क्या है, ठीक है। ये आपके पास में आपका एक स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है, और अभी ये आपके पास में MSEI बन चुका है, MSEI, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कौन सी घटना घटी। सबसे पहले कौन सी घटना घटी, ये पूछा गया है यहाँ पे। अब देखिएगा, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग विनिमय अधिनियम, पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, 1955 में सबसे पहले क्या हुआ था, आपका जो इंपीरियल बैंक है उसका नेशनलाइजेशन हुआ था, जिससे कि भारतीय स्टेट बैंक बना था 1955। तो ये आपके पास यहाँ पे सबसे पहली घटना मानी जाएगी, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण होना, इंपीरियल बैंक से आपके पास में नेशनलाइजेशन होके आपका एसबीआई बना था 1955 में, ठीक है। और जो इंपीरियल बैंक था, आपको पता है कि 3 हमारे जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे उनको मिला के हमारा इंपीरियल बैंक बना था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। गलत सुमेलित यहाँ पे दिखाया गया है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
जापान मैंने आपको बताया था इसका निकेई है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। यूके का मैंने ऊपर आपको बताया था FTSE है, ये भी ठीक है। और यूएसए का नेस्डैक आपके पास में है, ठीक है, ये भी आपके पास में सही है। लेकिन सिंगापुर का शिंगापुर ये आपके पास में ऐसा कोई एक्सचेंज है ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सुमेलित नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत का मतलब ये है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों तक बेहतर पहुंच के लिए किसान क्लब बनाए हैं। किसान क्लब जो बनाए गए हैं वो एसबीआई के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि एसबीआई जो है किसानों से जुड़ सके, ठीक है ना। इसलिए किसान क्लब की स्थापना की गई है एसबीआई के द्वारा। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ABN अमारो, AMRO, ठीक है, बैंक यूएसए से रिलेटेड। देखिए नहीं, ये आपके पास में नीदरलैंड से रिलेटेड है, यूएसए से नहीं, ठीक है। नीदरलैंड से रिलेटेड है, यूएसए से नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया, ठीक है। बार्कलेज बैंक ये आपके पास में यूके का है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपके पास में कोटकमैन बैंक आपका जापान से रिलेटेड है, ये आपके पास में ऑप्शन, ये भी आपके पास में गलत है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई आपके पास इस नाम का कोई बैंक है ही नहीं आपके पास, जापानीज बैंक, ठीक है। तो इट मीन्स आपका ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपए का जो अवमूल्यन है वो आपका 1949 में सबसे पहले किया गया था। और रुपए के अवमूल्यन का मतलब होता है करेंसी का डीवैल्यूएशन करना। डीवैल्यूएशन मतलब करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। जैसे हम बोलते हैं ना $1 इक्वल टू 80 रुपीज, तो हम क्या कहेंगे, अगर करेंसी का डीवैल्यूएशन हो जाता है तो इसका मतलब $1 इक्वल टू 85 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब डॉलर तो अभी भी एक ही है, मतलब अगर हम विदेशों से वस्तुएं मंगवाएंगे ना, तो एक ही डॉलर की कमोडिटी आएगी। पहले वो 80 रुपए में आती थी, अब हमको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 85 रुपए देने पड़ेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे करेंसी का, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो घट गई है, और यूएस के $1 की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है एज कंपेरिजन टू रुपी, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका डीवैल्यूएशन होता है। और सबसे पहले जो डीवैल्यूएशन किया गया था आपका 1949 में किया गया था, ठीक है। और सबसे लास्ट बार जो था वो आपका 1991 1992 में किया गया था, और उस समय 2 बार में डिवेल्युएशन किया गया था, ठीक है। अब देखिए किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1991 और 1992 में 2 बार आपके पास में जुलाई के मंथ में आपका डिवेल्युएशन किया गया था। और क्यों किया गया था, क्योंकि उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बदतर हो चुकी थी। भारत के पास में सिर्फ इतना विदेशी मुद्रा रह गई थी कि हम केवल 10 दिनों तक इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। मतलब कि बहुत कम विदेशी मुद्रा हमारे पास में रह गई थी। तो इसके लिए क्या किया गया, आपका डीवैल्यूएशन किया गया। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय के वित्त मंत्री थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया, ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है। अब देखो, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एंड आपका व्यापारिक बैंक। यहाँ पे जो मनी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993 से 1994 से हटाकर किस वर्ष को बनाया गया। यहाँ पे WPI का जो आधार वर्ष है 1993 1994 से बदलकर 2004 एंड 5 किया गया था, ठीक है। 2004 एंड 5 आपके पास में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नगद कोष अनुपात में कमी से साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। What is the effect on credit creation when the cash reserve ratio is reduced by RBI। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स हम पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति के उपाय, मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स में ये चीज हमारे पास में आती है, जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है,
SLR है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जब इनमें चेंज आएगा ना तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई में चेंज आ जाता है। अब ये क्या कह रहा है आपके पास में, जब CRR घटेगा यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशो घटेगा। CRR सबसे पहले तो देख लीजिए होता क्या है। कैश रिजर्व रेशो का मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स है ना, उनको अपनी जमाओं का, उनको अपनी मनी का कुछ परसेंटेज RBI के पास में इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रखना पड़ता है RBI के पास। अगर आपके पास में ये CRR का अमाउंट घटेगा, इसका मतलब बैंकों के पास में ज्यादा मनी रहेगा देने के लिए, लोगों को देने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हम 500 करोड़ रुपए में से एक बैंक जो है ना 100 करोड़ रुपए रख देता है RBI के पास। ठीक है, इसका मतलब 400 करोड़ रुपए उसको, उसके अपने पास रह जाएंगे जो वो लोगों को लोन दे सकता है। ठीक है, कौन? आपका कोई भी कमर्शियल बैंक। अब मान लीजिए ये जो CRR है जो पहले 100 करोड़ था, इसका अमाउंट अब घटा के कितना किया जाता है, मान लीजिए हमारे पास में इसका 50 करोड़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 50 करोड़ ही RBI के पास में एज अ CRR रखने पड़ेंगे, और इनके अपने पास कितना पैसा बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा 450 करोड़ रुपीस। तो इट मीन्स क्या हो गया कि RBI के पास अगर CRR का अमाउंट घटा, ठीक है, अगर CRR का अमाउंट घटा तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा मनी बच गया जो वो लोगों को एज अ लोन प्रोवाइड करवा सकता है। इट मीन्स नगद कोष अनुपात में कमी से साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए साख सृजन मतलब कि आपका हम कह सकते हैं साख सृजन मतलब क्रेडिट क्रिएशन करना। क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ेगा आपके पास। ठीक है, इट मीन्स आपका वृद्धि होगी क्रेडिट क्रिएशन में। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों को वो अब ज्यादा मनी लोन दे पाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, जो कि आपका 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है ना, 19 जुलाई को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है। ठीक है, बीमा क्षेत्र का जो नियमन है वो कौन करता है, वो करता है आपके पास IRDA। ठीक है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास में सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा प्रसाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन इज इनकरेक्ट। इन्फ्लेशन के बारे में कौन सी बात आपकी इनकरेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे बताया गया है मुद्रा प्रसार बिंदु से बिंदु आधार पर कीमतों में वृद्धि दर्शाता है। इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट्स पॉइंट टू पॉइंट राइज इन प्राइसेस। भारत में इसकी गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, बिल्कुल ठीक है। खुदरा कीमतों को भी गणना में लिया जाता है। दर में गिरावट का अर्थ है कीमतों में गिरावट। मुद्रा प्रसार के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए ये जो आपके पास में ऑप्शन नंबर डी है ना, अ फॉल इन इन्फ्लेशन रेट मीन्स फॉल इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन रेट के कम होने का मतलब आपके पास में फॉल इन प्राइसेस नहीं होता आपका। ठीक है, अब देखिए मुद्रास्फीति में गिरावट का मतलब कीमतों में वृद्धि की दर कम होना है, ना कि कीमतों में गिरावट आना है। मतलब कि कीमतों में वृद्धि की दर यानी कि जो प्राइसेस बढ़ रहे थे ना, उनकी उनकी बढ़ने की दर कम होना है। ठीक है, ना कि आपकी कीमतों में कमी आना है। तो इट मीन आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वॉल स्ट्रीट किससे संबंधित है। व्हाट इज वॉल स्ट्रीट नोन फॉर। ये जो वॉल स्ट्रीट है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है आपके पास। ठीक है, वॉल स्ट्रीट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और ये जो है NYSE से रिलेटेड है आपकी। ठीक है, NYSE से रिलेटेड है। और NYSE क्या है, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना, जैसे कि हमारे BSE और NSE है ना, वैसे इनके हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है,
भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, इनकी स्थापना जो है कब की गई थी? सबसे पहले 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1975 को की गई। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसको ध्यान से सुना होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। वैसे तो ज्यादा फैक्चुअल चीजें ही थी यहाँ पे, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीजें तो कुछ भी नहीं थी, फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस थे। अगर फिर भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।